नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी और इस समय कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हूं। कांग्रेस के लिए बड़ी खबर, अच्छी खबर, कर्नाटका में सरकार कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि लगातार ये दूसरी बड़ी जीत हिमाचल के बाद अब कर्नाटका में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो 2024 से पहले क्या रास्ते आसान कांग्रेस के लिए हो रहे हैं, क्या रास्ते आसान विपक्ष के लिए हो रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बातचीत होगी। और जिन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी गई कर्नाटका, 20 से ज़्यादा रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद करी, लेकिन कुछ असर उसका दिखाई नहीं दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे देखते हैं इस जीत को कर्नाटका की? आपको, आपके सभी दर्शकों को लोकतंत्र के इस पर्व में आज हम कह सकते हैं कि देश के लोकतंत्र की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है और देश की जनता की जीत हुई है। जनता ने जो इस तरीके के जो एक सांप्रदायिक एजेंडा चलाया जा रहा था, आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से चुनाव पूरी तरीके से बदल गया। मुद्दों पे बात नहीं हुई, बात हुई हिंदू मुस्लिम पे बात हुई, बजरंगबली को कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई, कहीं केरल स्टोरी का मुद्दा आया। तो इन जो तमाम बातें हुई हैं, तो इसमें जो अहम मुद्दे थे वो अहम मुद्दे छिप रहे थे। तो इन मुद्दों को ज्वलंत रखा, इन मुद्दों को जीवित रखा देश कर्नाटक की जनता ने। तो कर्नाटक की जनता को बहुत बहुत बधाई। 2024 से पहले कैसे देखते हैं इस जीत को, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हिमाचल में सरकार बनी और अब कर्नाटका में सरकार बनी, 2 राज्यों में जीत। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 4 राज्यों में अब पूर्ण बहुमत की सरकार हो गई, बाकी गठबंधन के साथ जो है। देखो साहब, हम और आप लोग जो हैं वो एक समाजवाद की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे जो समाजवादी पार्टी के, समाजवाद के जो सबसे बड़े नेता माने गए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब शासन जो पक्ष है या सत्ता है या हम कह सकते हैं कि संसद है, संसद जब निकम्मी हो जाती है तो जनता के संघर्ष की आवाज़ सड़क पे आकर विपक्ष को ही उठानी पड़ती है। उस काम को हमारे जो नेता राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, इन्होंने बखूबी किया। राहुल गांधी जी ने लगभग 3600 किलोमीटर लंबी एक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें कर्नाटक का जो भूमिका थी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय राहुल जी ने कर्नाटक में गुजारा। 21 दिन और 550 किलोमीटर कर्नाटक में उन्होंने यात्रा करी और कर्नाटक की जनता ने उनको सबसे अच्छा, जो कहते हैं ना, एक वार्म वेलकम, वो कर्नाटक की जनता ने दिया। तो कई मायने में जो अभी का चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव, और जो आगे आने वाला जो चुनाव है, वो भी चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण रहेगा। और देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या अब जनता, भारतीय जनता पार्टी की जो ये सांप्रदायिकता की राजनीति है, इससे आगे जा चुकी है, क्या अब जनता जो है मुद्दों की बात करना चाह रही है। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी, जो महत्वपूर्ण बात रहेगी, कि अब बीजेपी का आगे इस पे क्या स्टैंड रहता है। तो बीजेपी अब, क्योंकि जब पूर्ण बहुमत लगभग मिल गई है कर्नाटका में, अब सवाल ईवीएम पर बीजेपी भी खड़ा कर रही है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी ईवीएम पर सवाल करेगी? अब तो सरकार आपकी बन गई है, बहुमत आपकी आ गई। देखो साहब, कल भी ईवीएम की चोरी हुई थी। कल भी एक विधायक जो है उसकी गाड़ी से कई ईवीएम मशीनें बरामद हुई। पर सवाल अभी भी है, हिमाचल में भी ईवीएम मशीनें बरामद की गई। वो ये है संगठन की आप मुस्तैदी मान लीजिए, जो ईवीएम की चोरी नहीं होने दी। थोड़ी बहुत तो इन्होंने चोरी की होगी, नहीं तो हमें तो उम्मीद थी कि बीजेपी की 40 से ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। 60 के आसपास इनकी सीटें आ रही हैं। अभी 63-64 पे इनका आंकड़ा चल रहा है। तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ हेर फेर जो है इन्होंने ईवीएम में अभी भी करी है, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी पार्टी जो है 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। शिकायत खत्म नहीं है अभी? नहीं, शिकायत तो देखो साहब, गलत करोगे तो शिकायत तो रहेगी। आप जो है बजरंगबली को बदनाम करोगे, आप केरल स्टोरी के नाम पे झूठे एजेंडे चलाओगे, आप मुद्दों से जनता को भटका दोगे, आप 40% कमीशन की सरकार चलाओगे, तो साहब शिकायतें तो रहेंगी। और इस शिकायत का सही जवाब जो है जनता जनार्दन ने दिया है। बजरंगबली का जिक्र आपने कर दिया, तो क्या नाराजगी है आपको बजरंग दल से, क्यों उसको बैन करना है? देखो साहब, हमें हर उस दल से नफरत है जो देश में अशांति फैला रहा है, अशांति फैलाता है बजरंग दल, एकता अखंडता को जो है तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप देख लीजिए कि बहन बेटियां यहाँ पे जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, तो बजरंग दल वाले क्यों नहीं आ रहे? आप इससे पहले देख लो, जब
जब देश के किसान बैठे हुए थे, ज़्यादातर किसान उसमें हिंदू थे, तब बजरंग दल वाले क्यों नहीं आए? कहीं भी जो है अभी कोविड का समय रहा, तो कोविड के समय राहत सामग्री देने के लिए बजरंग दल वाले क्यों नहीं आए? ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को बदनाम करने का काम करते हैं, देश में असुरक्षा का माहौल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर दंगे फैलाने का कोई काम करता है तो बजरंग दल के लोग करते हैं। बिहार और बंगाल में जहाँ भी हिंसा हुई थी रामनवमी के समय, तो उसमें बजरंग दल के लोग ही उसमें पकड़े गए थे। तो ये लोग जो है ये सामाजिक रूप से सामाजिक प्राणी नहीं है, ये असामाजिक प्राणी है, और इन लोगों की हमारे देश में और हमारे समाज में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। 2024 से पहले अब 3 बड़े राज्य और हैं जिनमें चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिसमें से 2 में आपकी सरकार है, हालांकि थी तीनों में। तो अब क्या लग रहा है, क्या तैयारी? और 2024 से पहले अगर ये किला आप जीतते हैं तो क्या तैयारी, किन दलों को साथ में लेके आप फिर वो किला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चढ़ाई करेंगे? देखो साहब, जीत हमेशा मनोबल बढ़ाती है और हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल की जीत से और जो कर्नाटक में हमें प्रचंड जीत मिली है, एक तरीके से हमने वहाँ बीजेपी का सूपड़ा साफ किया, बीजेपी का अहंकार तोड़ा है, तो हमारे हौसले बुलंद हुए हैं। एक हमें रास्ता मिला है कि अगर हम मुद्दे की बात बराबर करते रहेंगे तो जनता सुनेगी। ये लोग हिंदू मुस्लिम पे ले आएंगे, लेकिन आप इनसे रोजगार पे सवाल करो। ये लोग शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिजाब, ये तमाम ऐसे मुद्दे लाएंगे, लेकिन आप सिर्फ मुद्दे की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप बेरोजगारी की बात करो, आप भ्रष्टाचार की बात करो, इसके अलावा कोई बात मत करो, तो निश्चित तौर पे जनता आपको सर माथे पे रखेगी। और इसी तरीके की जो हमारी रणनीति है वो मध्य प्रदेश में रहेगी। राजस्थान में चूंकि हमारी सरकार है, तो राजस्थान में हमने 5 साल में विकास कार्य किए, चाहे वो राइट टू हेल्थ एक्ट हो, चाहे वो मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, तो इन तमाम बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में जो गुड गवर्नेंस का मॉडल जो माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया है, तो उससे जनता खुश है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये 3 राज्य, और ख़ास तौर से इसमें जो एक चौथा राज्य और है तेलंगाना, वहाँ भी चुनाव है, तो तेलंगाना में भी हमें जो है बढ़त रहेगी, वहाँ भी हम जीतने की कोशिश करेंगे। और निश्चित तौर पे 2024 के लिए ये 3 राज्य जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, चूँकि ये हिंदी बेल्ट है तो बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे, और इन तीनों राज्यों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अब देखने वाली बात ये रहती है कि हम अपनी मेहनत में कितना सफल हो पाते हैं। बाकी हमारा 100% प्रयास रहेगा कि तीनों जगह हम सरकार बनाएं। तो तेलंगाना का आपने जिक्र किया, क्योंकि तेलंगाना से मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनके भी बड़े प्रयास रहे कि सभी दलों को एक साथ लाया जाए, 24 की तैयारियां की जाए। तो क्या तेलंगाना जब जाएंगे तो केसीआर के साथ कोई समझौता, कोई बातचीत? देखो साहब, केसीआर हो या अरविंद केजरीवाल जी हो या ममता बनर्जी जी हो, ये विपक्षी एकता में कहीं ना कहीं ये लोग व्यवधान डाल रहे हैं। ये लोग कांग्रेस की लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जबकि नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है। तो कांग्रेस की लीडरशिप में ही विपक्षी एकता बन सकती है, क्योंकि बाकी सब क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियों की तरह एक नेतृत्व नहीं दे सकती हैं। तो मुझे लग रहा है केसीआर भी कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। और बाकी देखते हैं, क्योंकि राजनीति में हमेशा संभावनाएं जीवित रहती हैं, आगे केसीआर का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। जब लोकसभा में चुनाव होगा तब देखा जाएगा कि हमारी इनके साथ सहमति बनती है या नहीं बनती है। लेकिन फिलहाल अगर विधानसभा की हम बात करें तो तेलंगाना में हम प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं, तो हम इनके साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। फिर भी सवाल बार बार वही उठते हैं ना, 24 की अगर जब हम बात करते हैं तो हमने सभी क्षेत्रीय पार्टियों को देखा कि वो लोग निकले और उन लोगों ने कांग्रेस से भी बात करने की कोशिश करी और सभी क्षेत्रीय दल से बात करने की कोशिश करी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, अखिलेश जी हो, ममता जी हो, केसीआर हो, स्टैलिन हो। लेकिन
कांग्रेस की तरफ से पहल हम नहीं देखते कि कांग्रेस के नेता कहीं किसी पार्टी के पास जाएं और उनसे बात करें कि हाँ हम लोग 2024 के चुनाव साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। नहीं, अब मुझे तो जानकारी नहीं है ऐसी। मेरी जानकारी के हिसाब से लोग दिल्ली आते हैं, कांग्रेस कहीं नहीं गई। कांग्रेस पार्टी हमेशा पहल कर रही है, हर जगह पहल कर रही है कांग्रेस पार्टी। और बल्कि जो क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय दलों का जो रवैया है, जो रुख है, वो कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जिनका रुख स्पष्ट नहीं है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में हमने सभी दलों को, जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी यात्रा करने गई थी, सबको न्योता भेजा। सबको न्योता देने के लिए हम लोग गए, हमारे जो क्षेत्रीय नेता हैं वो गए। लेकिन कई दल ऐसे हैं जो हमारी यात्रा में शामिल नहीं हुए। और जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में हुआ था, तो वहाँ हमने तमाम दलों को न्योता भेजा था और उसमें सिर्फ 18 या 19 दल ही हमारे पास आए। तो ये कहना बेमानी होगा कि साहब कांग्रेस पहल नहीं कर रही। कांग्रेस हमेशा पहल करती है। सबसे पुरानी पार्टी और बड़ी पार्टी होने के नाते, बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां आती हैं और उस जिम्मेदारी लेने को हम तैयार हैं। और आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम खुले दिल से क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करने का पूरा स्वागत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उमेश यादव। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। कर्नाटका में सरकार बनी, उसकी खुशी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। और क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि हिमाचल के बाद ये दूसरी जीत लगातार हुई है, तो क्या इसका असर आगे आने वाले चुनावों पे पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी कई बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। और उसके बाद 2024 का जो चुनाव, जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है और सबकी तैयारियां कि कौन कौन सी पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।